बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में अदालत के अंदर 2 माह में फायरिंग का दूसरा वाक़या पेश आया है। शोहर ने खुला के मुकदमे पर जारी प्री ट्रायल के दौरान जज के चैम्बर में अहलिया को फायरिंग का निशाना बनाया। नाखुशगवार वाक़े के बाद जहां एक जानिब सिटी कोर्ट में खौफ व हरास फैला हुआ है, वहीं दूसरी जानिब इस वाक़े ने सिक्योरिटी इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी। जी शहरयार। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल सिटी कोर्ट कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में जो है वो फायरिंग का एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। एक शख्स ने अपनी अहलिया को जो है वो जज के चैम्बर के अंदर फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो औरत जो है वो इस वक्त शदीद जख्मी सिविल अस्पताल में जो है वो अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। इस वक्त जो है वो सेंट्रल के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप लोग जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पर गेट नंबर 4 मेरे अक़ब में इस वक्त है। इसी तरह के 3 से 4 और गेट्स जो हैं वो दाखिली रास्ते सिटी कोर्ट कराची में हैं, और एक दरवाज़ा जो है वो मोअज़्ज़िज़ जजेस की जो है वो मोअज़्ज़िज़ जजेस की आमद के लिए मुख्तस किया गया है। वहाँ से सिर्फ जजेस की जो है वो आमद होती है। इसी तरह के जो है वो तकरीबन 3 से 4 दरवाजे हैं जिन पर वॉक थ्रू गेट्स हैं। लेकिन आज जिस तरीके से फिर एक मरतबा फायरिंग का एक नाखुशगवार वाकया सिटी कोर्ट कराची में आज पेश आया है। इससे 3 से 4 माह कबल भी जो है वो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। एक शख्स ने अपनी बेटी को पसंद की शादी करने पर जो फायरिंग का निशाना बनाया, और उसके नतीजे में वो लड़की और उसके साथ साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी जो है वो जा बहक हुए थे, जिसके बाद सिटी कोर्ट कराची की सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। जिस तरीके से कराची बार एसोसिएशन की जानिब से खतूत लिखे गए थे DIG को और IG सिंध को कि कराची सिटी कोर्ट और उसके अतराफ की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, जिस पर अमल दरामद करते हुए ये वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए थे और यहाँ पर अंदर आने वाले एक एक शख्स को जो है वो चेक किया जा रहा था। लेकिन आज के वाक़े ने फिर एक मरतबा जो है वो सिटी कोर्ट कराची में तैनात अफसरान की और सिक्योरिटी की जो कारकर्दगी है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस वाक़े के बाद जहाँ एक तरफ खौफ व हिरास का माहौल है इस वक्त सिटी कोर्ट में, वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर तैनात पुलिस एहलकारों की जो है वो कारकर्दगी पर इस वक्त एक सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि 3 से 4 दरवाजों पर जिस तरीके से वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, एक एक शख्स को जो है वो अंदर आने पर चेक किया जाता है। तो असलहे की रसाई जो है किस तरीके से मुमकिन हो गई, यहाँ पे जज के चैम्बर तक जो है वो असलहा कैसे पहुंचा, और जो है उस शख्स ने प्री ट्रायल के दौरान किस तरीके से अपनी अहलिया को जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो औरत इस वक्त सिविल अस्पताल में शदीद जख्मी है। फिर एक मरतबा हम यही बताएंगे आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर इस वाक़े के बाद शदीद जो है वो खौफ व हिरास का समा है कराची की सिटी कोर्ट में, वहीं दूसरी जानिब जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की और यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी पर इस वक्त शदीद जो है वो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जज के चैम्बर के अंदर किस तरीके से जो है वो असले की रसाई मुमकिन हो गई और उस शख्स ने इस तरीके से जो है वो जज के चैम्बर के अंदर फायरिंग का निशाना बनाया। जी, कराची के इलाके साइट एरिया पॉलीटेक्निकल कॉलेज के करीब प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी है। पुलिस ने फैक्ट्री में मौजूद तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल दिया था। शाहजेब हुसैन मजीद बताएंगे। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त साइड एरिया गरीब चौरंगी के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया था। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जो मैं आपको बताऊं, जो मनाजिर थे, इसके जो शोले थे वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे जब ये आग लगी थी, और इसके जो धुएँ के जो बादल थे वो भी दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। ताहम 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद 5 से ज़ायद फायर टेंडर, 1 वाटर बाउज़र और 2 स्नार्कल की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया है, और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। मेरे साथ इस वक्त फायर अफसर अब्रार मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। ये बताएगा कि आग लगने की वजूहत सामने आ सकी या नहीं आ सकी, और इस वाक़े में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं हुआ है, और आपकी वजूहत भी फौरी तौर पर नहीं आ जाएगी। जैसे अब इसके बाद सर्वे होगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या वजूहत थी। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त इस इमारत में कोई सेफ्टी के इंतजाम मौजूद थे या नहीं थे? कोई फायर परमिशन कोई मौजूद नहीं थी, ना सेफ्टी के इंतजाम मौजूद थे, और ये प्लास्टिक का गोदाम है। प्लास्टिक इसकी छत पे आग लगी थी। अच्छा, ये बताएगा कि इस इमारत को जिस तरीके से कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, इसकी दीवारों का कुछ हिस्सा गिरा है, तो क्या इसको मखदूश करार देना बेहतर रहेगा? असल में ये तो आपको पोजीशन नज़र आ रही है कि मखदूश तो ये तकरीबन पीछे ऊपर वाला हिस्सा तो तकरीबन है, डैमेज है ऊपर वाला, लेकिन इसको ये इंजीनियर्स और CBA मतलब बिल्डिंग
जो क्लियर कर सकती है कि क्या पोजीशन है इसकी। हमारा काम हमने आग बुझा दी है, इसे कंट्रोल कर लिए, कूलिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, इसका कूलिंग का अमल जारी है। मैं आपको बताऊं, मेरे कैमरामैन अगर इब्राहिम अगर आपको इस तरफ दिखाए तो ये वो सामान है जो ऊपर से गिर कर तबाह हो चुका है। आग के जो शोले थे वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, ताहम आग पर काबू पा लिया है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है ये रिपोर्ट भेजी जाएगी कि आया इमारत को मखदूश करार देना है या नहीं करार देना। लेकिन फायर अफसर का कहना है कि इस इमारत में कोई फायर सेफ्टी के इंतज़ामात मौजूद नहीं थे। जब ये आग लगी थी इस इमारत में लोग मौजूद थे, जिसको पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत उनको बाहिफाजत बाहर निकाला और उनको रेस्क्यू किया। इस वक्त जो है मुलाजमीन जो है उनको घरों को रवाना कर दिया गया। जो अतराफ़ की इमारतों में जो मुलाजमीन काम कर रहे थे उनको जो है उनकी इमारतों को जो है खाली करा दिया गया है। जबकि अतराफ़ में भी जो यहाँ पर कारखाने मौजूद हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया जोन है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें बनाई जाती हैं इस एरियाज़ में। तो ये प्लास्टिक बनाने वाली जो फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी, आग लगने की इब्तिदाई वजूहत जो है सामने नहीं आ सकी हैं। इमारत का जो छत का हिस्सा है वो मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गया है। जी, यहाँ आपको बताएं, सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिटायरमेंट होने के बावजूद 3 अफसरान का अहम ओहदों पर राज बरकरार है, जिसके बायस महकमे के हाजिर सर्विस अफसरान में तशवीश पाई जाने लगी है। ये रिटायर्ड अफसरान कौन है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के अंदर 3 ऐसे अफसरान हैं जो ओहदों से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन ओहदों पर वो काबिज है। उन्होंने फैसले को भी उनकी ब्यूरोक्रेसी ने हवा में उड़ा दिया है, जिसमें 13 मई 2023 को रिटायर होने वाले चीफ सेक्रेटरी के PS सईद वकारुद्दीन उसी ओहदे पर बरकरार है, जबकि 2022 में सुप्रीडेंट के ओहदे से रिटायर होने वाले फरीद अहमद भी उसी ओहदे पर बरकरार है, जबकि 2016 में असफल के ओहदे से रिटायर होने वाले कायमदीन समो भी उसी ओहदे पर बरकरार है, जबकि कायमदीन समो और फरीद अहमद को रिटायरमेंट के बाद वैकेंसी की बुनियाद पर यानी दिहाड़ी की बुनियाद पर रखा गया है। इन दोनों को माना सिंध सरकार की तरफ से 25,000 रुपये तनख्वाह अदा की जाती है। इस वजह से सिंध काबीना ने एजेंसी पर पाबंदी आज कर रखी है, लेकिन इनमें 2 रिटायर्ड अफसरान के ऊपर जो कुछ दवारिश कर दी गई है। जबकि सैयद वकारुद्दीन जो चीफ सेक्रेटरी के CS हैं उनको दौरान हाजिर सर्विस मुलाजिम की जो तनख्वाह वो अदा करने पर भी इस वक्त मशावरत की जाए ताकि आपको वही तनख्वाह मिले। लेकिन ये 3 ऐसे अफसरान हैं जिनको रिटायर होने के बावजूद ओहदों पर रखा गया, जिसके बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में जो पहल अफसर है उन्होंने तशरीफ वजह की, उन्होंने अब सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन उसके बावजूद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में 3 अफसरान पर मेहरबान है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। कराची में हल्की बारिश के बाद हब्स बढ़ गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी का तनासुब बढ़ जाने के बायस शहर में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाने लगी। आपको कराची के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 50% है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कराची में हल्की बारिश के बाद हब्स बढ़ गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी का तनासुब बढ़ जाने के बायस शहर में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर भर में बादलों की आंख मचोली के बाद शहर में हब्स बढ़ चुका है। शहर के मुख्तलिफ मकामात भी अब से कुछ देर कबल बारिश हुई, जिसमें शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, शाह लतीफ़ टाउन, गुलिस्तान चौहार और दीगर इलाके शामिल हैं, जिनमें अब मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और नमी का तनासुब जो है इस वक्त मौजूदा 50% है। नमी का तनासुब बढ़ जाने के बायस शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी है और जुनूब मगरिब से चलने वाली हवा 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है और कुछ देर कबल बारिश और बादल बरसने के बाद अब हब्स बढ़ गई है, जिसके बाद अब मुतवक्के है कि शाम के औकात में भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहे और इस तरह से खुशगवार होने की भी पेशन गोई की गई है। जी
DMC सेंट्रल के महकमा इंसदाद तजावुजात ने यूपी मोड़ की मोटरसाइकिल मार्केट के दुकानदारों को दुकानें खाली करने और तजावुजात हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए। रिहायशी प्लॉट के मालिकान ने फुटपाथ और सड़क के हिस्से पर दुकानें तामीर कर रखी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी मोड़ की मोटरसाइकिल मार्केट में, जहाँ पर महकमा इंसदाद तजावुजात DMC सेंट्रल की जानिब से जो है वो नोटिस सर्व किए गए थे। 15 तारीख को नोटिस सर्व किया गया था, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि 3 यौम के अंदर तमाम लोग जो है वो अपनी दुकानें और अपने तजावुजात का जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़ात्मा कर लें। इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो है बदस्तूर यहाँ पर यूपी मोड़ पर जो है वो रोड्स के ऊपर जो है वो दुकानों की तामीरात जो है वो हुई भी है और यहाँ पर कारोबार का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तकरीबन 38 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं जिनको नोटिस DMC सेंट्रल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जारी किए गए थे, क्योंकि इस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर यहाँ के सेंट्रल के ताहा सलीम है और एडमिनिस्ट्रेटर का भी चार्ज उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के सरपरस्ती जो है ये तमाम मामला इस वक्त चल रहे हैं। हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि अभी जो है दुकानदारों से जो है वो अंडर द टेबल बात करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से जो है वो इनको छोड़ा जाए, जबकि दुकानदार भी अपनी तरफ से भरपूर जोर लगा रहे हैं कि इनकी दुकानें जो है वो बच जाएं। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अभी भी जो है यहाँ पर दुकानें जो है वो तामीर हुई हुई हैं। 3 यौम के नोटिस के बावजूद अभी तक जो है कार्रवाई का सिलसिला शुरू नहीं किया गया है। ये बेसिकली एक घर है, यहाँ पर पीछे तामीरात हुई हुई है, तकरीबन 120 गज़ के और 140 गज़ के और 80 गज़ के घर हैं। मकान तामीर है जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। उसके आगे जो है इन्होंने 60 फीट 40 फीट और 20 फीट की जगहें जो है वो घेर रखी हैं और उन घेरी हुई जगहों पर जो है इन्होंने अपनी दुकानें जो है बना रखी हैं। तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर जो है वो तजावुजात के लिए कोई भी मुहिम इस इलाके के अंदर नहीं चलाई गई। ताहम ज़िला बस्ती इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ नालों के ऊपर सफाई के लिए और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़िला बस्ती के जो है नालों तजावुजात के ख़ात्मे के लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी, शहर कायद में बिजली की गैर मामूली बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। लाइन्स एरिया में भी घंटों बिजली की बंदिश ने इलाका मकीनों को अजियत से दो चार कर दिया है। जवाद आसिफ मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, शहर कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया में, यहाँ पर भी तवील दौरानिए की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है, रिहायशी हैं, वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं। वैसे ही गर्मी का मौसम है, ऊपर से बिजली की बंदिश ने इनकी अजियत को दोहरा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं इसी इलाके की, जिनकी एक छोटी सी दुकान है। बिजली ना होने से ये कितना परेशानी का शिकार हैं, इनसे पूछते हैं। मैं मुझे बताएगा कि कितने घंटे की यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, क्या मुश्किलात हैं? यहाँ 3-3 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है, कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं लाइट की वजह से, इतने परेशान हैं। बच्चे बिलबिलाते रहते हैं, रात को भी सुकून नहीं है, ना दिन में सुकून है। लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब बताएं हम कहाँ जाएं इस इलाके से। अच्छा, मुझे बताएगा कि लोड शेडिंग तो हो रही है, बिजली के बिल वही आ रहे हैं? जी हाँ, बिजली के बिल तो भर भर के भेज रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भेज रहे हैं बिजली के बिल। तो फिर मुतालबा करते हैं आप? जी हाँ, अब उनसे जाकर कहा जाता है तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत से कोई मुतालबा करती है? जी हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते, मगर कोई हुकूमत कोई तवज्जो ही नहीं देती। हुकूमत ने तो बिल्कुल अपनी लुटिया डुबोई हुई है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है 3-3 4-4 घंटे की जो लाइट है वो एक साथ जाती है। रात को भी जो है वो बिजली की बंदिश होती है, जिसकी वजह से ये सो नहीं सकते, इनके आराम में खलल पड़ता है, परेशानी का शिकार हैं। बच्चे छोटे छोटे घरों में रहते हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है, लेकिन बिजली की अदम फरामी से जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार भी रहते हैं। उन्होंने हुक्काम बाला से जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है, इदारे हैं, उनसे यही अपील की है कि यहाँ पर जो है वो बिजली की फरामी को जो यकीनी बनाया जाए और कम से कम जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको जो है वो फिलफोर बंद किया जाए। जी, अब आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने कराची की मजीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी 104 यूसी के साथ पहले नंबर पर, जमात इस्लामी की यूसी की तादाद 87 है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची की मजीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी 104 यूसी के साथ पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी की यूसी की तादाद 87 हो चुकी है। आपको इस हवाले से बताएं कि ज़िला गरबी की 5 और ज़िला शर्की की 1 यूसी जो है इसमें शामिल है। मज़ीद आपको बताएं कि कराची की मज़ीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार अनवर, इक़्तिदार बताइएगा।
इक़्तिदार से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची की मज़ीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी 104 यूसी के साथ पहले नंबर पर, जबकि जमात इस्लामी की यूसी की तादाद 87 हो चुकी है। ज़िला गरबी की 5 और ज़िला शर्की की 1 यूसी जो है इसमें शामिल है। कराची की मज़ीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी 104 यूसी के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी की 87 यूसीज बरकरार हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची के मजीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। पाकिस्तान ने बिला आखिर 3 महीने बाद जो 6 यूनियन कमेटियों के रिजल्ट रोके हुए थे, बाद में उन पे हुक्म इम्तनाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब वो खत्म हुआ है तो रिजल्ट जारी कर दिया है। इनमें से 5 जिला गरबी की हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 104 यूनियन कमेटियों के साथ कराची के इलेक्शन में अब नंबर 1 है। नंबर 2 पर जमात इस्लामी की 87, मुस्लिम लीग नून की 8 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 42 यूसी के साथ मैदान में मौजूद है। 3 यूनियन कमेटियां JUI ने जीती हैं, जबकि 1 यूनियन कमेटी पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कामयाब हुई है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की जो अब जो पोजीशन है वो मजमूई तौर पर 115 यूनियन कमेटियां, जिसमें नून लीग, JUI और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी शामिल है, वो आगे हैं। जमात इस्लामी को आज आने वाले रिजल्ट में से 1 भी यूनियन कमेटी नहीं मिली। ताहम 1 यूनियन कमेटी जिसका ताल्लुक सुल्तानाबाद जिला केमाड़ी से, उसका रिजल्ट अब भी आना बाकी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वहां पर रिजल्ट रोका हुआ है। ताहम वो यूसी जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 104 यूनियन कमेटियों के साथ अब नंबर 1 है। ये वाहिद जमात है जिसने इस इलेक्शन के अंदर अपनी सेंचुरी को जो मुकम्मल किया है, और इसके साथ साथ जो उसके इत्तेहादी हैं नून लीग और JUI, उनकी भी यूसियों की तादाद जो है वो बढ़ के 11 हो गई है। तो 104 + 11 115 होते हैं। इसका मजमूई तौर पर इन्हें 70 से ज़ायद जो है मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस पोजीशन के अंदर है कि वो अपना मेयर कराची जो है बिल्कुल आसानी से ला सकती है। जमात इस्लामी के लिए आज आने वाले रिजल्ट जो है वो परेशान कुन साबित होंगे। इस रिजल्ट को रुकवाने के लिए जमात इस्लामी ने बहुत तगदौ की थी कि रिजल्ट इलेक्शन से पहले ना आए। ताहम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ये रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। इक़्तिदार, जिस तरह से हमें ये भी मालूम है कि PTI और जमात इस्लामी आपस में मिलने जा रहे हैं, तो फिर अगर इनकी सीटें मिलाई जाएं और PTI की आज यूसीज में कोई फ़र्क आया है? देखिए, 9 मई के बाद जो सूरत हाल है उसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे यूनियन कमेटी चेयरमैन हैं जो कि या तो MPO के तहत नजरबंद हैं या फिर वो अपनी जमात से राब्ते में नहीं है। जमात इस्लामी ने इस बात का दावा जरूर किया एक गुमनाम सी प्रेस रिलीज के जरिए, ये किया कि तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन उस प्रेस रिलीज की कंफर्मेशन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी नहीं की जाए। लेकिन अगर उसको मान भी लिया जाए तो अब तक जो है वो 20 चेयरमैन जो है वो दिखाने में कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के लोग बहुत सारी जगहों पर या तो मखसूस नशिस्तों पर कागजाती जमा नहीं हुए या कागजात जमा करवाने के बाद जो स्क्रूटनी का अमल था उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो पेश नहीं हुए। जिस तरह हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि जिस दिन हल्फ बर्दारी होनी थी कराची में, मजबूरी तौर पर 228 यूनियन कमेटी के लोगों ने उस दिन हल्फ उठाया। 10 से ज्यादा यूनियन कमेटियों के लोग जो थे वो उस दिन इजलास से एब्सेंट थे। 9 यूनियन कमेटियों का रिजल्ट जो आया नहीं, और अगर आज ये रिजल्ट आ भी गया है तो इनके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं ये अब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे जो कि मेयर कराची के इंतखाब के अंदर होना है। जिन लोगों ने 22 में ही हल्फ उठाया है सिर्फ वो लोग ही मेयर कराची के इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं क्योंकि वो क़यादत से का फुकदान है या मालूम नहीं चल रहा कि कौन किसी ग्रुप में, इसलिए जमात इस्लामी शक्ल कर चुका है। इसलिए आज जो है वो हाफिज नईम ने एक पिटीशन दायर की जिसमें कोर्ट को ये कहा गया कि वो चेयरमैनों को वापस लाने के लिए इकदाम करें। ताहम अभी तक उस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया आपका।
MQM ने सिंध हुकूमत को नए माली साल के बजट में तजावीज़ पेश की हैं। MQM के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन का कहना है कि नए बजट में अपनी तजावीज़ को ढूंढेंगे। शामिल ना हुई तो एहतजाज करेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। कि नए बजट की तैयारियां हैं। 10 जून को सिंध असम्बली में सूबाई बजट पेश किया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए कि जो माली साल ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे स्कीमों का ऐलान हुआ, अमल नहीं हुआ। बहुत सारी स्कीमों के लिए बजट रखा गया, इस्तेमाल नहीं हुआ। और बहुत सारी ऐसी भी स्कीमें हैं जिनका 70% तक भी बजट इस्तेमाल नहीं हुआ है। और बहुत सारी स्कीमों पे तो सिरे से काम ही शुरू नहीं हुआ। तो बहरहाल बजट पे मुख्तलिफ जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। इस वक्त मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर पार्लियामेंटेरियन सिंध असम्बली के रुकन मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं। तो मैं इनसे जानता हूँ कि MQM की जानिब से बजट पे आया कोई तजावीज़ दी जा रही हैं, कोई तैयारी हो रही है, या इनका क्या ख्याल है? क्या कहेंगे सर, नए माली साल का बजट 10 जून को आ रहा है, MQM का क्या प्लान है? या जो साल ख़त्म हो रहा उसमें भी बहुत सारी स्कीमों पे अमल नहीं हुआ? देखें, कुछ इशारे तो आपने दे दिए हैं हुकूमत की नाकामी के। डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से, डेवलपमेंट की स्कीमों के हवाले से अभी इसी मई के महीने में प्री बजट डिस्कशन जो 7 दिन तक जारी रही, उसमें हमारे तमाम अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल और उस पर जो तरक्याती काम है, रिपेयर मेंटेनेंस के काम है, वो सारी चीज़ें उनको बयान की गई। और उसके साथ साथ जर्नली जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ थे, जनरल पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट है, पानी की स्कीमें हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, वो सारी हमने उस प्री बजट डिस्कशन में गुफ्तगू भी की। और बाकायदा ये प्री बजट डिस्कशन शुरू भी हमने ही करवाई। और वज़ीर-ए-आला सिंध को कहा कि ये प्री बजट डिस्कशन में हमारे जितने भी अरकान ने जो तजावीज़ दी हैं, इनको आप आने वाले बजट में इनकॉर्पोरेट करें। और वज़ीर-ए-आला सिंध ने अपनी तकरीर में इस बात की यकीन दहानी भी कराई और साथ में ये भी कहा कि मैं सिंध असम्बली के रिकॉर्ड से ये सारे प्रपोजल्स मंगवाऊंगा और इनको लाजमी बजट में इसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। अब हमारी तवज्जो इस आने वाले बजट पर हैं। जब ये बजट सिंध असम्बली में पेश होगा तो हम वो तमाम अपनी तरक्याती स्कीमें उस ADP में ढूंढेंगे, तजावीज़ ढूंढेंगे जो हमने दी हैं। तो उसके मुताबिक फिर हम बजट सेशन में फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें खाली तकारीर, अगर बजट अच्छा है तो उसकी तारीफ़ में फिर तकारीरें की जाएंगी। अगर बजट अवाम की उमंगों के बरखिलाफ़ है और कराची, हैदराबाद, मीरपुखार, नवाबशाह, सक्खर के साथ माजी की तरह एक मरतबा फिर सुतीली माह का सलूक किया जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से तकारीर भी होंगी, एहतजाज भी होगा। असम्बली के अंदर भी फिर हम एहतजाज करेंगे, असम्बली के बाहर भी एहतजाज करेंगे। ये थे मोहम्मद हुसैन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है MQM के। इन्होंने कहा है कि बजट भले असम्बली में पेश हो, बजट को देखकर अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। और बहुत सारी तजावीज़ दी गई हैं MQM की जानिब से। देखा जाएगा कि नए माली साल की बजट में वो तजावीज़ शामिल हैं, या अगर शामिल नहीं हुई तो एहतजाज किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। अब तक बेशतर तालिब इल्मों को एडमिट कार्ड्स फराहम ना किए जा सके। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, इंटर के इम्तिहानात का सिलसिला जो है कल से बाकायदा तौर पे उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से जो है इंटर इम्तिहानात 30 मई से शुरू हो रहे हैं। लेकिन उससे कबल अगर बात की जाए तो इंटर बोर्ड कराची की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद जो है इंटर बोर्ड कराची में मौजूद है। और सुबह सवेरे से ही तालिब इल्मों का और वालिदैन की आमद का जो सिलसिला है अब दस्तूर जारी वो सारी है। इस वक्त मेरे साथ एक तालिब इल्म के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कब से मौजूद है। मुझे बताएं कब से मौजूद हैं, क्या मसला है आपका? 10 बजे से मौजूद हूँ और अभी तक इनका नंबर नहीं आया है। एडमिट कार्ड लेना है, ये प्रॉब्लम है कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। और वो बेशुमार लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, खातून बैठी हुई हैं कब से एडमिट कार्ड के लिए। कभी मैट्रिक का जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, सारा सूरत हाल। ठीक है जी, तो मुझे बताएं इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, कहती क्या है इंतज़ामिया? इंतज़ामिया तो कुछ, लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। 50 साल हमने भी पढ़ा है ऐसा कि जी आखिरी दिन एडमिट कार्ड दिया जाए, ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं है। ये इतना जब गफ़ीर कॉलेजों में एडमिट कार्ड जाते हैं,
इससे पहले कॉलेज में चला जाना चाहिए एडमिट कार्ड, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन है वो 4 दिन पहले ऑब्जेक्शन होना चाहिए। 30 तारीख को पेपर है, 29 तारीख को एडमिट कार्ड की लाइन लगी हुई है, क्या पढ़ेंगे बच्चे? यकीनन जी नाइंसाफ़ी वाली बात है कि एक दिन पेपर में रह गया है, तो वो बच्चा जिसका कल पेपर है तो वो यहाँ पर क्या इंटर बोर्ड कराची में धक्के खाए या अपनी पढ़ाई जो है वो करे। ताहम यहाँ पर जो है तालिब इल्मों की आमद का अभी भी सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश है, ये रश थोड़ा बहुत इस वजह से कम हुआ है क्योंकि इनको हमारे आते ही थोड़ा बहुत डिवाइड किया गया है, लेकिन ये रश सिर्फ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट के बाहर ही मौजूद नहीं है, बल्कि जो दीगर जो सेक्शन है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का सेक्शन हो या चाहे वो कंप्यूटर साइंस का सेक्शन हो या वो मेन रिसेप्शन हो, तो वहाँ पर भी तालिब इल्मों की जानिब से खिड़की तोड़ रश हमें दिखाई देता है। ना कि सिर्फ प्राइवेट उम्मीदवार बल्कि रेगुलर जो तालिब इल्म है, उम्मीदवार हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कराची इंटर बोर्ड में मौजूद है और अपने एडमिट कार्ड के उसूल के लिए जद्दोजहद कर रही है। जी, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाले पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन ने बजट तजावीज़ दे दी है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाले पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन ने बजट तजावीज़ दे दी। चीफ कोऑर्डिनेटर शेख शफीक ने कहा कि बिजली और गैस पर रीजनल ममालिक से मुकाबले करने का रियायती रेट ख़त्म होने से 13% लागत बढ़ चुकी है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। हुकूमत को नए माली साल के लिए तमाम सेक्टर की जानिब से बजट तजावीज़ दी जा रही हैं। यहाँ के जो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं शेख शफीक साहब, उन्होंने भी जो बजट तजावीज़ हुकूमत को दी हैं, क्या दी हैं, क्या देखा जा रहा है, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँ, जो प्रेगमिया है पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के हवाले से लार्जेस्ट एसोसिएशन है। मोर देन 1200 हमारे मेंबर्स हैं, ऑल आर एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर हैं। हमने बजट प्रपोजल रूटीन के मतलब हर साल इनको देते हैं, इस साल भी हमने उनको बना के दिए हैं। उसका बताया कि इस पर ये पूछना है, अगर आप हमारे सजेशन में अमल करेंगे तो जो भी चेंजिंग लाएंगे करेंगे तो उसका ये रिज़ल्ट निकलेगा। यानी हमने 3 स्टेप में हर बात का उसको 3 स्टेप में जिक्र किया है कि क्या रिज़ल्ट आएगा फाइनल में। तो उसमें से एक्सपोर्ट के लिए हमने उनको काफ़ी सारी सजेशन दी हैं, डिटेल के साथ दी हैं। तो मेन जो है चीज़ें वो मैं एक देखा कि तकरीबन अप्रैल से जून 22 से अप्रैल तक तकरीबन 14% जो है वो एक्सपोर्ट कम हो गया है। हालांकि जो डॉलर है वो 39.22% बढ़ा है। अब ये जो कहते हैं कि ये डॉलर बढ़ गया तो यानी एक्सपोर्टर के छक्के लग गए, वो बात है। लेकिन देखें डॉलर 39.22 बढ़ने के बावजूद एक्सपोर्ट कम हो गया। उसकी वजह ये है कि जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें हमें रिफ़ंड इन टाइम मिलते थे, और इलेक्ट्रिक के माल में इंसेंटिव जो था हमारा 9 सेंट में था, गैस के माम में भी हमें वो इंसेंटिव दे रहे थे। इसके अलावा हम इन्होंने जो किया एक्सपोर्ट में जो कम होने की वजह ये भी एक मार्कअप है, वो इन्होंने तकरीबन 22 से 24% तक हो रहा है। इलेक्ट्रिक का बिल इन्होंने वापस इंसेंटिव जो दे रहा है वो ले लिया, गैस का मतलब इन्होंने वापस ले लिया। इसी तरह मतलब जो हमारे रिफ़ंड हैं वो रुके पड़े हैं। पहले लास्ट गवर्नमेंट में हमें फौरी मिल जाया करते, इस दफ़ा हमें देखिए हमारे जो आज चीज़ हम परचेज़ करते हैं वो हमें 3 महीने या 4 महीने बाद उसका रिफ़ंड मिलता है। जो 3-4 महीने पहले हम सेल टैक्स भरते हैं उसको 4 महीने बाद हमें मिलता है। अब इसके बाद अगर ये मज़ीद ये 2 महीने लगा दें तो कहाँ तक जा पहुँचेगा। तो हमारा जो कैपिटल है वो सारा स्टक हो जाता है। उसकी वजह से जो हम लोग एक्सपोर्ट को जो हम करना चाहते हैं उसको हमें रोकनी पड़ती है, क्योंकि अभी सरमाया इतना नहीं होता कि बढ़ाते जाएँ। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ अहम तजावीज़ हुकूमत को दी हैं कि बरामदात कैसे बढ़ाई जाए, और साथ में ये कहा है कि मुख्तलिफ स्टेप्स बताए गए हैं कि जो गैस की कीमत और बिजली की कीमत में जो सब्सिडी मिल रही थी उसको बहाल किया जाए। इसके साथ ही जो रीजनल ममालिक हैं उससे मुकाबला कर सकें, और इसके साथ टैक्स नेट बढ़ाने की भी तजवीज़ दी है। जी